हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लेसन जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो टॉपिक है ये एस वाई बैफ, टी वाई बैफ एंड टी वाई बीकॉम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। We'll start with लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एस वाई बैफ को भी है, टी वाई बैफ को इस सेमेस्टर में मतलब सेमेस्टर 5 में, और यही टॉपिक टी वाई बीकॉम फिर से पढ़ेगा बट सेमेस्टर 6 में। बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटीज? व्हाट इज लायबिलिटी? कर्जा। अच्छा, क्या करना है उसका? किसको? कौन पे करेगा? हाँ, जिससे लिया है तो जिससे लिया उसको पे करना, तो कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगा, शेयर होल्डर। हाँ या नहीं? बट कंपनी के केस में जो लायबिलिटीज होती है वो डिबेंचर्स की होती है, टर्म लोन्स की होती है। एक पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूँगा तो उधर पार्टनर्स पे करता है। हाँ या नहीं? तो जब हम 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में थे, जब हम ओसी पढ़ते थे तो उसके अंदर हमको पढ़ाया गया था द लायबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर या पार्टनर इज अनलिमिटेड। लेकिन वही जगह पे द लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड। तो क्या हुआ इस टॉपिक के अंदर? एक पार्टनरशिप फर्म था जो अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहा था, बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा था, लेकिन इनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि इनको ही पे करना था। बोले अब आप बिजनेस बड़ा करने का सोच रहे, तो हम क्या करेंगे? आओ, बिजनेस बड़ा करने का सोच रहे तो हम हमारी लायबिलिटीज को अनलिमिटेड करेंगे। बेटा इधर आके बैठ जाए। लायबिलिटीज को क्या करेंगे? लिमिटेड करेंगे। अनलिमिटेड से क्या करेंगे? लिमिटेड कर देंगे, ताकि अपने को सब नहीं भरना पड़े, जो शेयर होल्डर है वही पे कर देंगे। समझ में आया क्या? तो बस हमको यही करना है। टॉपिक 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट। अगर आपको याद होगा 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, तेनुजा आजा, वेरी गुड, दिख रहा है वहां से? ठीक। तो जो लायबिलिटीज रहेगी वो क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड नहीं रहेगी। पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट में आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ऐसे फॉर्मेट में बनता था। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते थे मैं? टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल, लेस रिटर्न, ऐसा ही कुछ लिखते थे। अब वो 12th में लिखते थे ना, तो उसको थोड़ा अपग्रेड कर देंगे अपन। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, जो ट्रेड एक्सपेंसेस है, इसके लिए हम इतना सब चीज़ें नहीं लिखेंगे। देखो, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड पे इनकम होता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपेंसेस हम लोग इसको गर्लफ्रेंड बुलाते थे, गुड्स एंड फैक्ट्री। प्रॉफिट एंड लॉस रहता तो ओए बोलते थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, गुड्स एंड फैक्ट्री, ऑफिस एक्सपेंसेस ओए, और बैलेंस शीट को ला बोलते थे। तो मैंने कीवर्ड दिया था ओए, गर्लफ्रेंड, ला, ऐसा कुछ पढ़ाया था। चलो छोड़ो, जाने दो, सब में बेसिक है। तो अब अफजल ध्यान दे दे। ये गर्लफ्रेंड यानी कि गुड्स और फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंसेस होता था हम कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग में। ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा फायदा होता था प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट्स लिखते थे। ठीक है, अब इस चीज़ को जो फॉर्मेट है इसको बदल दिया। एक्सपेंस साइड के अंदर पीसीपीआर, पीसीपीआर, पी परचेज मेड फॉर रीसेल, परचेज नहीं लिखने का, परचेज मेड फॉर रीसेल। जो हमने परचेज किया वो क्यों किया है? बेचने के लिए किया है, तो वो सब परचेज, खाली परचेज नहीं लिखना है, परचेज मेड फॉर, ये एक हेडिंग आ जाएगा। इसके अंदर परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे इस हेडिंग में लिखने का है। P purchase made for resale. C consumptions of stores and spare parts, मतलब फैक्ट्री में स्टोर्स बोलते हैं उसे, फैक्ट्री में कुछ भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाएगा, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड आएगा, स्टोर से रिलेटेड, तो ये सब भी हम इस हेडिंग में डाल देंगे। कंजम्पशंस ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, पावर, फ्यूल, ये सब भी उधर ही आ जाएगा। P C P आर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आर रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी खर्चा होगा वो इन चारों में ही आएगा।
इन शॉर्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का नहीं, अभी ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, पर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 4 हेडिंग दे दिया मैंने। एक्सपेंसेस का हेडिंग है परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, पावर एंड फ्यूल, रॉ मटेरियल कंज्यूम। हेडिंग ऐसे ही आएगा, रॉ मटेरियल नीचे नहीं आएगा। पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, लास्ट पावर एंड फ्यूल, PCPR। P परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, P वापस से पावर एंड फ्यूल, R रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ, इनकम नहीं। क्लियर है? क्लियर है इतना? पक्का? अब आ जाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते थे हम लोग? ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस लिखते थे, बराबर है। तो यहाँ पे जब ऑफिस एक्सपेंसेस लिखते थे तो यहाँ पे भी हम अपने मर्जी से लिखते थे, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरीज, बट ऐसा नहीं। अभी इसके अंदर भी एक प्रॉपर हेडिंग वाइज जाना है। तो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस सुना रहेगा, तो सबसे पहला ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंस, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड फाइनेंस। आपने वर्टिकल फॉर्मेट पढ़ा रहेगा अगर SY के अंदर, तो मैंने ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस पढ़ा है, फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं। तो एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ASI। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, ASI। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, ASI। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट। ये समझ में आया? हेडिंग है ये सब। इसके अंदर एडमिन से रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा, ऑफिस एडमिन का खर्चा आएगा, इस हेडिंग के अंदर लिखने का। सेलिंग का खर्चा इस हेडिंग में लिखने का। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही रहेगा, वो आपको इधर लिखने का। ASI, DPO, डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू ऑडिटर, अदर एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू ऑडिटर, अदर एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू ऑडिटर, अदर एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन का मतलब एक ही है। तो डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू ऑडिटर, अदर एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये हेडिंग है। अभी आप ये सोचेंगे करना क्या है, दिस आर ऑल द हेडिंग्स, और अपने को इससे रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा इसके अंदर भरना है और कुछ करना नहीं है। आई होप ये समझ में आया है। मैंने अभी तक एक्सपेंस की बात किया, इनकम में किसी के बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है? ASI, DPO, PCPR, P परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, पावर एंड फ्यूल, रॉ मटेरियल कंज्यूम। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू ऑडिटर, अदर एक्सपेंसेस। समझ में आइए। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स कैपिटल तो जैसा बनाते थे 12th में सेम बनेगा, उसमें कुछ भी नहीं, ये T फॉर्मेट में ही बनेगा, उधर कुछ चेंज नहीं है। बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, लायबिलिटीज एंड असेट। तो लायबिलिटीज में 2 टाइप के लायबिलिटीज है, एक है पार्टनर्स फंड और दूसरा है लायबिलिटीज। 2 ही है, पार्टनर्स फंड, लायबिलिटीज, पार्टनर्स फंड, लायबिलिटीज, पार्टनर्स फंड, लायबिलिटीज। पार्टनर्स फंड में 2 है, एक तो पार्टनर का पैसा यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव, और दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंट्रीब्यूशन रिसीव मतलब पार्टनर का। आप 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते थे तो नेट प्रॉफिट मिलता था, उसे पार्टनर्स के अकाउंट में डालते थे, और पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करके कैपिटल लिखते थे, और उस कैपिटल को कहते हैं कंट्रीब्यूशन रिसीव। तो इधर भी यही करने वाले हम लोग। पहले ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में डालेंगे, पार्टनर्स को क्लोज करेंगे और कंट्रीब्यूशन रिसीव में दिखाएंगे। 12th स्टैंडर्ड ही सोचो, कुछ भी मत सोचो, खाली लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है। करना 12th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट ही है, ठीक है? पक्का? तो लायबिलिटीज में पार्टनर्स फंड में 2 आ गया, CR, कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है? बोरोड फंड यानी कि लायबिलिटीज में पहले बोरोड फंड लिखते हैं, फिर करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। तो बोरोड फंड का मतलब होता है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरिंग, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरिंग। ये हो गया तुम्हारा बोरोड फंड। फिर लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल कुछ भी कर दो, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। इतना ही लायबिलिटीज का फॉर्मेट है। असेट में फिक्स असेट पहला आएगा, तो असेट में फिक्स असेट,
investment, loans and advances. Fixed asset, investment, loans and advances. Fixed asset, investment, loans and advances. FIL, FIL, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस. ये हो गया तुम्हारा असेट. अब बाकी करंट असेट, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर असेट. इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर असेट. ये फॉर्मेट अगर आपको समझ गया है तो आपको ये फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, या आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट, ऐसा नहीं बनाने का, आप उसको ऐसा बनाने का स्टेटमेंट में. और वही सेम चीज़ है जो आपने अभी पढ़ा है. ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है. ये बैलेंस शीट है. देख लेते एक बार रिकवर कर. इनकम के बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, छोड़ दो. एक्सपेंस से स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, पीसीपीआर पढ़ा है. परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, पावर एंड फ्यूल, रॉ मटेरियल. इतना तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया. मतलब ट्रेडिंग का खर्चा जो भी है वो इधर आने वाला है. उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट, अदर एक्सपेंसेस आ गया. इन दोनों के बीच में हाँ क्या है बेटा, पढ़िए, पढ़ना. पर्सनल एक्सपेंसेस. क्या लिखा बेटा? पर्सनल. क्या बात है, क्या लिखा बेटा? ये क्या लिखा है? वेरी गुड. क्या लिखा है? पर्सोनल एक्सपेंसेस. इट इज नॉट पर्सनल. सर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा ना सर, पर्सनली हो सकता है सर. इट इज पर्सोनल एक्सपेंसेस, नॉट पर्सनल एक्सपेंसेस. पर्सोनल और पर्सनल में दो फर्क है. पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा, और यहां पे पर्सोनल एक्सपेंस मतलब इंसान से रिलेटेड एक्सपेंसेस. बिजनेस में जो काम कर रहे, कोई इंसानी काम कर रहा है ना, उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि उनका सैलरी, उनका वेजेस. अगर आप ध्यान दो तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस के बारे में कुछ डिस्कशन भी नहीं किया. प्रॉफिट एंड लॉस में तुम सैलरीज को एडमिन में नहीं डालोगे. सैलरीज, वेजेस, इन शॉर्ट पर्सन से रिलेटेड, बिजनेस के पर्सन, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस में जो काम कर रहे, ऑफिस में जो काम कर रहे, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा उसे एडमिन, सेलिंग, इसमें नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस में. इन शॉर्ट सैलरीज एंड वेजेस किधर जाएगा? पर्सनल. क्योंकि सैलरीज एंड वेजेस है तो वो वेजेस ट्रेडिंग में जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसलिए इन दोनों के बीच में उसको डाल के रखा है पर्सनल एक्सपेंसेस. समझ में आ गया? तो दिस इज योर फॉर्मेट, एक्सपेंसेस. अब इनकम की बात करेंगे तो बिजनेस को इनकम खाली सेल्स है और कुछ भी नहीं है. तो ग्रॉस टर्नओवर यानी कि सेल्स. सेल्स में माइनस करेंगे कोई एक्साइज ड्यूटी, रिटर्न, सर्विस टैक्स, कुछ भी है वो सब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट टर्नओवर. इसके अंदर कोई अदर इनकम है तो वो ऐड करेंगे. सेल्स, अदर इनकम, सेल्स, अदर इनकम, सेल्स, अदर इनकम. उसके अलावा एक नया चीज आपको दिख रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्टॉक. अगर आप फॉर्मेट की बात करोगे, अभी जो मैंने फॉर्मेट पढ़ाया था उसके अंदर मैंने टू ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ डिस्कशन भी नहीं किया था. रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं बोला है मैंने, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया था. तो यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई पहले कितना स्टॉक था, अब कितना स्टॉक हुआ, तो स्टॉक बढ़ा या कम हुआ. मतलब क्लोजिंग लेस ओपनिंग. क्लोजिंग इनकम होता है, ओपनिंग एक्सपेंस होता है. इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो अपने को समझ में आएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज. तो इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक इधर लिखना है, बाकी सब चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में, खाली ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, बाकी सब स्टॉक आपको इधर लिखना है. समझ में आ गया? इनकम में ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, माइनस करूंगा टैक्स तो आफ्टर टैक्स, और जो भी मिलेगा वो किधर जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में. इन शॉर्ट हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रफ बनाएंगे और पार्टनर्स में उनका प्रॉफिट डिवाइड करेंगे और क्लोज करके बैलेंस शीट में जाएंगे. और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले लायबिलिटीज और फिर असेट. लायबिलिटीज में आएगा पार्टनर्स फंड, कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व एंड सीआर बन गया. लायबिलिटीज में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, प्रोविजन. असेट में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस. समझ में आया? इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर असेट. फॉर्मेट समझ गया है? पक्का?
पक्का मैं फिर बोलता हूँ, अगर आप ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लेते हो तो आपके लिए टॉपिक पूरा 12th स्टैंडर्ड ही रहेगा। क्लियर है? पक्का? चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे सम। क्वेश्चन आपके सामने है, प्राजक्ता एंड मनस्वी वेर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3/5 2/5, मतलब 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे दिया है 1 अप्रैल को दे एडमिटेड ऋषिका इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/6 शेयर। इसका मतलब ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर का फाइनल अकाउंट। 12th स्टैंडर्ड में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया है, 12th स्टैंडर्ड में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किया है, डेथ ऑफ पार्टनर भी किया है, और ये भी एक फाइनल अकाउंट ही होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप अगर आप याद करते हो तो डरा नहीं रहो। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर याद करोगे तो मैंने आपको बताया था, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर को कैपिटल लाना पड़ेगा, नए पार्टनर को गुडविल लाना पड़ेगा। ऐसा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। तो ये सब चीज़ इधर भी सेम होने वाला है। डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। तुमको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है इसमें से तुमको मार्क्स कैसे देने के। जो रास्ता बताऊंगा उतना फॉलो करो, मार्क्स मिलेगा। ठीक है? हिम्मत है पूरा सॉल्व करेंगे, हिम्मत नहीं है तो मार्क्स निकालेंगे। डर जाओगे ना, इतो करने का है। चलो ठीक है। ए कल्पना, गणपति आने वाला है, दे दो। दे एडमिटेड ऋषिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। ऋषिका brought 2 lakh in cash, of which 75,000 was considered for the payment of goodwill, balance as her capital। उसने 2 लाख रुपया लाया, 2 लाख में 75,000 किसका है? गुडविल का, और बाकी जो बच गया 1,25,000 वो किसका है? कैपिटल। बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी जाने दो। ट्रायल बैलेंस मेरे पास है, मैं मार्किंग करूंगा। मैं मार्किंग 12th स्टैंडर्ड में करता था, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, असेट है, तो ऐसा मार्किंग करते थे। बट अभी ऐसा मार्किंग नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया थोड़ी है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बनाया? पीसीपीआर। तो परचेज में जाएगा या कंजम्पशन में जाएगा, पावर एंड फ्यूल में जाएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन में जाएगा। आपको वो हेडिंग याद होना चाहिए। अभी जैसे सबसे पहला है परचेज। परचेज किधर जाएगा? परचेज के शेड्यूल में परचेज। डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट दिया, किसको दिया रहेगा? कस्टमर को, जिसको सामान बेचा है नहीं? सेल्स करने के टाइम पे डिस्काउंट देते ना अपन। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिन में जाएगा, सेलिंग में जाएगा। वेरी गुड, सेलिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? डेटर, सर ये तो फॉर्मेट है डेटर्स का। बैलेंस शीट के अंदर फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्रीज, डेटर्स। डेटर्स के फॉर्मेट में जाएगा, मतलब ट्रेड रिसीवर भी कहते हैं इसका नाम। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अभी मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई फॉर्मेट तो नहीं है, तो मतलब वो इंक्रीज और डिक्रीज में जाएगा। आईडी, इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया? कैरेज इनवर्ड, मटेरियल लाने का खर्चा, परचेज। अभी क्लियर बताया था, परचेज से रिलेटेड मतलब मटेरियल लाने का जो भी खर्चा है सब कहाँ जाएगा? परचेज में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सब मिला के एक्सपेंसेस है, तो मतलब ये मेरा कौन सा एक्सपेंस है? एडमिन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, पेमेंट टू ऑडिटर है, या अदर एक्सपेंसेस। समझ में आया क्या? हेडिंग पकड़ लो, सब समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाने वाला है, ये भी आपको मालूम है, खाली हेडिंग प्रॉपर पकड़ना है। उसके बाद मोटर व्हीकल असेट है, असेट में फिक्स असेट है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, फिक्स असेट। कैश, इसका तो फॉर्मेट ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। टेलीफोन का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट किधर? तो टेलीफोन मतलब एडमिन का ही खर्चा रहता है, एडमिन एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग का खर्चा, रेंट इंश्योरेंस, एडमिन एक्सपेंसेस। रेंट इंश्योरेंस एक अलग से अकाउंट भी बना सकते हो आप, रेंट भी एक बड़ा एक्सपेंसेस है। तो आप आपके फॉर्मेट में मैंने लिख के नहीं दिया है, बट आप टेक्स्ट बुक ओपन करो ना तो ऐसे बहुत सारे हेडिंग्स दिए। मैंने आपको मेन हेडिंग दिया है जो नॉर्मली हर सम में इंक्लूड होता है। तो रेंट का अकाउंट बना सकते हो, या एडमिन एक्सपेंसेस में डाला तो चल जाएगा। अभी मैंने एडमिन में ही लिखा है, बट आगे के सम में रेंट के ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट आता है तो हम रेंट के लिए अलग से फॉर्मेट बना देंगे।
ठीक है। उसके बाद बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, मतलब ये पैसा कौन डुबा रहा है, कस्टमर। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेलिंग में जाएगा। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस बट सेलिंग एक्सपेंसेस है। इन्वेस्टमेंट सर ये तो असेट हो गया, असेट में इन्वेस्टमेंट ही है, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ड्रॉइंग पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, हाँ अरे समझा। फिर उसके बाद सेल्स सर इनकम है, कौन सा, सेल्स का ही इनकम है। डिस्काउंट रिसीव कब मिला, परचेज किया तब, वेरी गुड। तो ये मेरा अदर इनकम हो गया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आरडीडी सर सेलिंग एक्सपेंसेस है, ओल्ड आरडीडी टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, याद आया। तो सब बैड डेब्ट्स मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स सर क्रेडिटर्स में ही जाएगा। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैश पेड देखो 2 लाख रुपया, ये उससे इसके बारे में पार्टनर से रिलेटेड है, पीसी लिख देता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, कौन सा लाइबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, किधर जाएगा बोलो। बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है तो लॉन्ग टर्म तो रहेगा नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मार्किंग समझ गया। एडजस्टमेंट 12 स्टैंडर्ड वाला ही आएगा, एडजस्टमेंट 12 स्टैंडर्ड वाला। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक आता था, स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, यही लिखते थे ना अपन। अभी मार्किंग इसमें से किसी को हम करेंगे क्या क्लोजिंग स्टॉक के लिए, करते हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क, नहीं। बैड डेट्स मतलब डेटर्स को मार्क कर सकते हो भाई, डेटर्स 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 है क्या अपने पास, कहीं पे तो था, डेटर्स डेटर्स को स्टार मार्क कर दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन, आरडीडी ऑलरेडी मार्क कर दिया है। गुड्स के लिए हम किसी को मार्क करते नहीं है, कोई हिडन एडजस्टमेंट जैसा नहीं है। मार्किंग समझा, पक्का, हाँ चलिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, तो क्या करने का, जो फॉर्मेट आपने देखा है वो बनाने का। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका बैलेंस शीट। हाँ क्या हो गया, ठंडी लग रहा है, किसको किसको ठंडी लग रहा है, तेरे को लग रहा है रौनक, वो बोल रही मैं बोलूंगी तो मेरे को मनाली लेके नहीं जाएंगे। चलो तेरे चलो ध्यान बंद किया। ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और ये आपका बैलेंस शीट। तो ये आपका आंसर का काम करने वाला है। आपको क्या करना है, हेडिंग जो है ना वो हेडिंग के नोट्स बनाने के। जरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। अब सिंगल सिंगल चीज होता तो मैं डायरेक्टली लिख देता ना, बट किसी किसी चीज के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा। तो हमको क्या करना है, जितने भी हेडिंग्स दिख रहे हैं ना जो अभी मैंने फॉर्मेट बनाया, उसके सब का आपको एक नोट बनाना है। नोट मतलब सॉल्व करने के लिए कि भाई ये चीज में इतना एडजस्टमेंट हुआ। तो अगर आप ध्यान दो तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ 6 से, उसके बारे में ऊपर डिस्कशन 6 से चालू किया। सेल्स लिखा नहीं मैंने क्योंकि सेल्स डायरेक्टली सिंगल रहता है, रिटर्न विटर्न तो अपन एडजस्ट करते हैं, उसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसलिए हमने अदर इनकम से चालू किया। अदर इनकम के बाद एक्सपेंसेस में रॉ मटेरियल कंजम्पशन मोस्टली बनता नहीं है, परचेज मेड फॉर रीसेल बनेगा ही, तो हमने बना दिया है परचेज मेड फॉर रीसेल। उसके अलावा ये इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे तो लिख नहीं सकते इंक्रीज डिक्रीज, सिंगल है तो फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग कितना है ओपनिंग कितना है। तो सॉल्व करने के लिए इंक्रीज डिक्रीज बनाया, परचेज बनाया। परचेज के बाद क्या है, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स है, मैंने मार्किंग किया तब मेरे पास एक भी नहीं था कंजम्पशन। पावर एंड फ्यूल नहीं था तो हमने वो बनाया नहीं है। पर्सनल सैलरी वेज कुछ भी नहीं था, सीधा आ गया एडमिन। एडमिन में था एडजस्टमेंट तो एडमिन एक्सपेंसेस बना दिया। सेलिंग, भाई सेलिंग पे भी एडजस्टमेंट था। डेप्रिसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी मोटर कार, तो डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस। तो जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उसका ही नोट्स बनाना है, सबका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे नोट नंबर यानी कि शेड्यूल नंबर नहीं है किसी को भी। जैसे टीवाई बैफ में आपने बैंकिंग में देखा शेड्यूल नंबर है, यहाँ पे कोई शेड्यूल नंबर किसी को फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 6 से लेके 13 तक बनाया, वो समझ में आया। हाँ असेट पे जाता हो तो कंट्रीब्यूशन रिसीव बनाना ही पड़ेगा कंपल्सरी। क्यों, पार्टनर्स का अकाउंट जब मैं इधर से क्लोज करूंगा तो उसे हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। रिजर्व एंड सरप्लस एक भी नहीं था इसलिए बनाया नहीं है। सिक्योर्ड लोन था नहीं,
अनसिक्योर्ड लोन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था तो हमने इधर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए बना के रखा है, और वो भी सिंगल है, डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, नहीं बनाया तो चल जाएगा। क्रेडिटर्स बनाना है तो बनाओ, नहीं तो सिंगल है। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज नेसेसरी नहीं था, बनाया नहीं। प्रोविजन था नहीं। फिक्स असेट एडजस्टमेंट था, इसलिए फिक्स असेट का शेड्यूल बना दो। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स का बना दिया। और कुछ था क्या? नहीं। तो आई होप ये क्यों बनाया है, कितना क्यों समझ में आ गया? पक्का 100%। चलिए अब क्वेश्चन आपके पास है, 12th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे? पहला पोस्टिंग करते थे, फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, तो फिर क्लोजिंग करते थे। तो पोस्टिंग में सबसे पहला है परचेज। कहाँ जाएगा? परचेज के शेड्यूल में 3,14,000 परचेज बनाया। हाँ सर बनाया परचेज। समझा? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, मैंने ट्रेडिंग में ही लिखा है। डेबिट का चीज़ डेबिट पे ही गया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? सेलिंग एक्सपेंसेस। हाँ सेलिंग एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल बनाया है क्या? बनाया। इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अभी आउटर है, इनर कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? फिर स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो लेस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग लेस ओपनिंग करना है। समझा? हाँ चलिए ठीक है। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? परचेज में, तो भाई कैरेज इनवर्ड। समझाइए। फिर मिसलेनियस कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है। फिक्स असेट के लिए मैंने यहाँ पे ना, वहाँ जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, ग्रॉस वैल्यू 1,25,000। मोटर व्हीकल लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। समझा? अरे हाँ उधर जगह नहीं छोड़ा था इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वेरी गुड। कैश किधर जाएगा? कैश के शेड्यूल में इधर कुछ बना है? हाँ सर कैश का शेड्यूल बना है तो इधर डाल दिया, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई एडजस्टमेंट उसके ऊपर नहीं है। टेलीफोन एडमिन एक्सपेंसेस बना है, एडमिन एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग कहाँ जाने वाला है? एडमिन एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एडमिन एक्सपेंसेस। रेंट एडमिन एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया? फिर बैड डेब्ट्स सेलिंग एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट आपका असेट, इधर शेड्यूल बनाया है क्या? नहीं, तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कहाँ गया? बैलेंस शीट का शेड्यूल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। डेबिट साइड पे टू ड्राइंग प्राजक्ता, मनस्वी एंड ऋषिका। समझ में आया? पक्का। अब क्रेडिट साइड पे सेल्स के लिए तो कोई शेड्यूल नहीं है तो डायरेक्टली ग्रॉस टर्नओवर में सेल्स आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम डायरेक्टली इधर लिखो, नहीं तो ये लोग ने अदर इनकम के लिए शायद बनाया था, यस यहाँ बनाया तो लिखो, नहीं तो आप डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद RDD, मतलब ये कौन सा RDD है? ओल्ड RDD है, तो लेस ओल्ड RDD। अंडरस्टूड? क्रेडिटर्स किधर जाएगा? क्रेडिटर्स के अकाउंट में बनाया है क्या इधर? क्रेडिटर्स नहीं, तो डायरेक्टली क्रेडिटर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। क्रेडिटर्स के बाद क्या है? कैपिटल, तो बाय बैलेंस तीनों का कैपिटल, तो तीनों का तो नहीं है, 2 का तो दिया है। उसके बाद दिया है कैश रिसीव्ड, कितना? 2 लाख। ये क्रेडिट साइड पे। अब इस 2 लाख का सिंगल इफेक्ट ही आने वाला, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर रहे हो। 2 लाख में से ऋषिका ने जो 2 लाख लाया था उसमें 75,000 किसका था? तो 1,25,000 किसका है? तो यहाँ पे सॉल्व किया क्या? बाद में सॉल्व किया शायद। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट डाल देता हूँ पहले 17,000। अब मैं कैपिटल सॉल्व करता हूँ। 2 लाख में से एक 75,000 गुडविल का था और 1,25,000 किसका था? कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। इधर कैपिटल में डाल दिया 1,25,000, ये समझा? अब जो मुझे 75,000 गुडविल मिला है, रूल है जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा तो गुडविल का पैसा जैसे ही आएगा वो बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एनीवन जिसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है? वेरी गुड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। हम अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरा ओल्ड रेशियो था 3/5 2/5। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है?
1:6 रेशियो के लिए। तो ज़रा देखते हैं ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के लिए न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है क्या? न्यू रेशियो तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा? और ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 एंड 2/5। मतलब ये 75,000 को मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 3/5 एंड 2/5 में। 45,000 30,000। समझा? अब इसकी एंट्री क्या आएगी? जब भी गुडविल बटेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। तो देखो कैपिटल डाल दिया पहले 1,25,000, बाकी बाय गुडविल प्राजक्ता और मनस्वी में जाएगा, इसमें नहीं। बस यही वो 2 लाख का पोस्टिंग समझना था इस सम के अंदर। और 99% टीवाई बैफ की बात करूंगा तो ये एडजस्टमेंट आने के चांसेस है आपके एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। एडमिशन का डेट देखना, तो एडमिशन का डेट था 1 अप्रैल। बैलेंस शीट का डेट क्या था? 31, मतलब डे के स्टार्ट में ही एडमिशन हुआ है। 3 टाइप के एडमिशन आपको आ सकते हैं, ऑन द फर्स्ट डे, मिड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन मिड ऑफ द ईयर या स्टार्ट ऑफ द ईयर आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो प्रॉफिट पूरा देना पड़ता है, मिड ऑफ द ईयर आया तो हाफ ईयर का प्रॉफिट देना है, एंड ऑफ द ईयर में उसको कोई प्रॉफिट देने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया है। इतना पोस्टिंग अच्छे से क्लियर है अफजल? तो मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर आप पोस्टिंग करते हो इतना तो भी मार्क्स मिल जाता है। अब जब पोस्टिंग करते हो और आप 12th स्टैंडर्ड अगर आप अभी स्किप कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यस, नोट्स का भी मार्क्स है। नोट्स जो आपने अभी बनाया ना यहाँ पे, उसको ही मार्क्स है। समझ में आया इतना? पक्का समझा है? अब एडजस्टमेंट 12th स्टैंडर्ड रिकलेक्ट करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक का तनुजा किधर दो इफेक्ट जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने बनाया है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इंक्रीज डिक्रीज के अंदर जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट तो इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा, क्रेडिट इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रेडिट ही होता है, मतलब उधर क्रेडिट ही होना है। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, वो तो असेट में जाएगा। असेट में मेरा स्टॉक मतलब फॉर्मेट याद करता हूँ, फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद लोन्स एंड एडवांस, उसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? इन्वेंट्रीज में। समझ में आ गया है क्या? तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट देते हैं। एक तो जाएगा तुम्हारा इंक्रीज एंड डिक्रीज के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, एक इफेक्ट हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। बैड डेबिट सब सॉल्व करने लग गए, जो सॉल्व नहीं किया मतलब। एक मिनट। हाँ, तो एक इफेक्ट यहाँ पे डाल दोगे क्रेडिट, दूसरा इन्वेंट्रीज के इसमें डाल दोगे यहाँ पे। अभी लिखा नहीं है बट आपको यहाँ पे एक इफेक्ट देना है, यहाँ पे डेबिट इफेक्ट और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? अभी सिंगल एक इफेक्ट दिया यहाँ पे, दूसरा 1,05,000 इधर अपन शिफ्ट कर देंगे, अभी नहीं गया तो कर देंगे। क्लियर है दोनों इफेक्ट? पक्का? तो एडजस्टमेंट नंबर 1 समझ में आ गया। एडजस्टमेंट नंबर 2, बैड डेब्ट्स एंड वन मोर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स नॉर्मली अपन लास्ट में सॉल्व करते थे, और बैड डेब्ट्स का रूल था अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट और परसेंटेज दिया है तो न्यू आर्ट, ऐसा पढ़ाया था। अब इन्होंने बैड डेब्ट्स अभी सॉल्व कर दिया, यस अभी सॉल्व कर दिया, आपको लास्ट में ही सॉल्व करना है। पहले अमाउंट दिया मतलब फर्दर बैड डेब्ट्स कितना? 3,000 बराबर। दूसरा इफेक्ट डेबिट देने का है, टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स। याद आया? न्यू आरडीडी निकालना है, कितना परसेंट? 10%। तो अब जब आएगा तब सॉल्व करेंगे, हम लोग सीक्वेंस में जा रहे हैं इसलिए अभी बैड डेब्ट्स सॉल्व कर दिया, 2 इफेक्ट देंगे। समझा? हाँ जी। फिर क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, मोटर व्हीकल पे 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 2 लाख। कितना डेप्रिसिएशन? 5%, तो इसका 5% डेप्रिसिएशन 10,000, अरे बराबर। और इसका 20% डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, असेट का वैल्यू कम कर दिया, ये हो गया कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट।
दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से शेड्यूल में जाएगा? डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाया क्या अपन ने? बनाया है सर, लैंड एंड बिल्डिंग मोटर व्हीकल। अरे समझा दो इफेक्ट? हाँ, फिर क्या है बाबा? आरडीडी कितना परसेंट? तो आरडीडी के लिए डेटर कितना था जरा देखो, 1,05,000 था, उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स कितना माइनस किया? तो 1,05,000 में से 3,000 निकाल दो, 97,500 यही बचेगा। इसका 10% निकालोगे तो 1 0 कम हो जाएगा, 9750। एक इफेक्ट एड न्यू आरडीडी 9750। 12th स्टैंडर्ड ही है, समझ में आया एलपीपी? अरे क्लियर है ना? हाँ, एलएलपी है ये, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलपीपी बोला मैंने, एलएलपी नहीं बोला मैंने। लीनियर प्रोग्रामिंग प्लानिंग पे चला गया मैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, गुड्स ऑफ वैल्यू ₹2,500 हैज लॉस्ट। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स चला गया, गुड्स चला गया, तो गुड्स के लिए मैंने कौन से अकाउंट बनाए? एक तो परचेज बनाया है, कंजम्पशन में आएगा नहीं, पावर फ्यूल आएगा नहीं, रॉ मटेरियल में तो लिख नहीं सकते, तो गुड्स कहाँ से जाएगा? परचेज में से। तो चला गया तो अपने क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो यहाँ पे लॉस बाय फायर 2,500। इसका दूसरा इफेक्ट कितना किधर जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाएगा? एडमिन में जाएगा, सेलिंग में जाएगा, इंटरेस्ट में जाएगा, डेप्रिसिएशन, इधर अदर। तो अदर एक्सपेंसेस बनाया है, लॉस बाय फायर। समझ में आया? सारे एडजस्टमेंट सॉल्व? कुछ बचा है? कुछ स्किप किया नहीं? अब क्लोजिंग करेंगे, तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट ही क्लोज करते हैं, हाँ या नहीं? तो ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से ये 5375 इसका टोटल वही आएगा। फिर डिस्काउंट का टोटल मारेंगे, इसका टोटल लिया, ये टोटल किया, ये टोटल हो गया। अब जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल के अंदर। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल, पहला सेल्स तो हमने ऑलरेडी डाल दिया था, एक्साइज ड्यूटी वगैरह रिटर्न कुछ नहीं है। नेट टर्नओवर तो यही आ जाएगा, 5,35,800 यही रहेगा। अदर इनकम आपके पास था 5375 था ना? अरे हाँ, चलो उसके बाद अदर इनकम कितना है? 53, तो भाई अदर इनकम 5375। उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना है भाई? इंक्रीज एंड डिक्रीज तो भाई इसका भी शेड्यूल हमने बनाया था। इंक्रीज डिक्रीज कितना है? 1425। जरा ध्यान देखना, 1,05,000 क्लोजिंग था और 1,07,000 ओपनिंग था, मतलब माइनस में आ रहा है। माइनस आ रहा है तो इधर माइनस ही करना पड़ेगा, इसको प्लस नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? इसमें ये ऐड और ये क्या होगा? लेस, तो अपने को क्या मिल जाएगा? टोटल। अंडरस्टूड? चलिए बताइए कितना आ रहा है, देखो टोटल करके सेम वही अमाउंट आ रहा है क्या? कितना आया है? एक्सपेंसेस में रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो नहीं है, परचेज मेड फॉर रीसेल सर किया हुआ है। कितना है परचेज मेड फॉर रीसेल? कितना है? 3,19,950। तो 3,19,950। कंजम्पशन नहीं है, पावर फ्यूल नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, एडमिन एक्सपेंसेस तो था, बनाया ना एडमिन एक्सपेंसेस। कितना था भाई एडमिन एक्सपेंसेस? एक बार देख लेते। एडमिन एक्सपेंसेस 22,000, फिर सेलिंग था 15,000, 35 और 22 बराबर है। चलिए इधर आ जाता हूँ। एडमिन 22, 15,000, इंटरेस्ट था नहीं, डेप्रिसिएशन 35, पेमेंट टू ऑडिटर था नहीं, और ये 22। अरे समझा? ये पक्का समझा? अब टोटल ऑफ एक्सपेंसेस ले लो खाली। एक्सपेंसेस का टोटल 3,19,950, 22,825 टोटल कर लो। 4,14,925। अब इसमें से ये माइनस करो तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट 1,24,825। अब ये प्रॉफिट जो है वो किस में बटेगा? कितने पार्टनर में? पक्का? एडमिशन कौन से डेट पे हुआ है? तो मैंने अभी क्या बताया था?
समझ में आया? क्योंकि एडमिशन डे 1 पे हुआ है तो जो प्रॉफिट है वो तीनों में बटेगा। तो कौन से रेशियो में बटेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1, पढ़ाया गया था 12th स्टैंडर्ड में। अब ओल्ड रेशियो तो मालूम है 3/5 है, 2/5 है, बट ये दो ही पार्टनर का है। और नए पार्टनर को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट दिया है? 1/6 का मतलब क्या हुआ? टोटल 6 हिस्सा है, उसमें से एक ही इसको दिया है, तो बचा कितना? 5। तो ये ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1, समझा? हाँ, इसके लिए तो 1/6 है, 5/5 कैंसल, तो 3/6, 2/6, 1/6। बेबी को बेस पसंद है, 3:2:1। मतलब ये जो प्रॉफिट आया 1,24,000 ये बटेगा कौन से रेशियो में? 3:2:1 में, बराबर है। तो यहाँ पे 3:2:1 में हमने डिवाइड किया, देखो इतना ही आ रहा है क्या? 62, 413, 14, 608, 2804। अब ये प्रॉफिट इधर डेबिट है तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट 62, 41 एंड 20। समझा? अब पार्टनर्स का टोटल करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा कहाँ जाएगा? कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड के अंदर, तीनों पार्टनर का कंट्रीब्यूशन। समझा? ऐसे ही करते थे ना। अब इसका टोटल मारेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का टोटल, अब बैलेंस शीट में पोस्टिंग। क्लियर है? तो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, रिजर्व सरप्लस है नहीं, सिक्योर्ड लोन नहीं है, अनसिक्योर्ड नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था आपके पास, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था। अगर आप ध्यान दोगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कुछ तो था, बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000। फिक्स असेट यहाँ पे है, अगर आप ध्यान दोगे 2 लाख में से 10 माइनस किया 1,90,000, 1,25,000 में 25 माइनस किया 1 लाख, दोनों को मिलाया तो 2,90,000 आ गया। सर खत्म कर दिया यार फट से। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, इधर फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट यहाँ पे दिया 1,05,000, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड अदर असेट। अब बैलेंस शीट का टोटल मारेंगे और ये आपका बैलेंस शीट टैली होगा। समझ में आया लिमिटेड लायबिलिटीज कैसे सॉल्व होता है? मैं फिर बोल रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड का ही फाइनल अकाउंट है। अगर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बाइफर्केशन समझ जाता है, खाली इतना कि ट्रेडिंग मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज मेड फॉर रीसेल, कंजम्पशन एंड पावर एंड फ्यूल, ट्रेडिंग वो है आपका। इंक्रीज डिक्रीज के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डालना है, सेल्स ही आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, पेमेंट टू ऑडिटर, अदर एक्सपेंस। मैंने सब नहीं, अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करो तो बहुत लंबा फॉर्मेट है। एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे एक्सपेंसेस के लिस्ट है, मैंने लिमिटेड कर दिया है। क्यों लिमिटेड किया? कि 99% सम इसके अंदर कवर हो जाता है, 1-2% सम है जिसके अंदर कुछ नए शेड्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, बट आप इतना एक प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो भी समझेगा, अच्छा ये इसके लिए ऐड किया हुआ है। रेंट एंड इंश्योरेंस, उसका एक फॉर्मेट बनता है तो अपन उसको भी ऐड कर देंगे। क्लियर है क्या? पक्का? तो आई होप आज के क्लास में जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।